We'll start with question number 1. Question number 1 क्या था? Discuss the limitation of valence band theory. Explain by taking at least one example to prove why it is deemed to fail. तो पहले क्या करना था? पहले हमें वैलेंस बैंड थ्योरी की लिमिटेशन लिखनी थी. ओके. जब केमिकल बॉन्डिंग डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने बोला होगा 5 बेसिक पैरामीटर जिसकी बेसिस पे वैलेंस बैंड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डेवलप हुआ. तो उनमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स were not properly explained by valence band theory. फॉर एग्जाम्पल, कलर नहीं बता पाए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नहीं बता पाया क्योंकि वहां पे क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी जैसे सीएफटी में था. तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका एनर्जी कितना होगा, उसका एनर्जी लाइगैंड की एनर्जी से कम कैसे होगा वो नहीं बता पाया. तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स वाज नॉट डिस्कस्ड. कलर वाज नॉट प्रॉपर्ली डिस्कस्ड. स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया लेकिन फिर भी कुछ खामियां रह गए. स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड, वीक फील्ड लाइगैंड क्या है, इनके बीच में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं था. और मैग्नेटिक मोमेंट भी बताया लेकिन कुछ जगह पे एरर आया. तो ये जो भी 3-4 पॉइंट्स थे वैलेंस बैंड थ्योरी का वो पहले लिखना था. और दूसरा कोई एक एग्जाम्पल लेके शो करना था कि कैसे वैलेंस बैंड थ्योरी में प्रॉब्लम आया. कोई बता सकता है कोई एक एग्जाम्पल? क्योंकि जितना तक चेक किया मैंने, कुछ ज्यादातर बच्चे प्रॉपर एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन नहीं कर पाए. काफी सारे एग्जाम्पल्स है, हमने क्लास में डिस्कशन भी किया था. सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल था कॉपर का, जहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन इजीली हो पाता था लेकिन स्ट्रक्चर देखा गया कि वो स्क्वायर प्लानर है. स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के लिए dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है. तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन को हमें कोई भी कॉपर जो d9 सिस्टम में होता है उसका 3d इलेक्ट्रॉन को हमें 4p या 4d में लेके जाना पड़ता है. तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए. ये एक सेट ऑफ एग्जाम्पल हो गया. उसी तरह से निकेल का भी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम आया वैलेंस बैंड थ्योरी में. कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये भी नहीं कह पाया क्योंकि सारे डायमैग्नेटिक होना चाहिए वैलेंस बैंड थ्योरी के हिसाब से. तो कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते कि वैलेंस बैंड थ्योरी में क्या प्रॉब्लम आया तो पूरा नंबर मिलता. क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 तो इजी था. ठीक है ना, आधे आधे मार्क की थे. बॉन्ड ऑर्डर के लिए आधे मार्क और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आधे मार्क. N2 माइनस और Cn प्लस था, जानबूझकर मैंने दिया था. इसलिए दिया था कि N2 माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन है. लेकिन जो उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कितने रहेंगे उसको हमें देना था. उसके लिए जो सिस्टम मैंने बताया था कि 1 से 14 पहले सिग्मा 2pg आएगा. सॉरी, उल्टा कह दिया. सिग्मा 2px, सॉरी, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py और उसकी ऊपर आएगा सिग्मा 2p. उल्टा हो जाएगा जब 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर हो जाएंगे. लेकिन क्योंकि N2 ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ही बना है, पहले N2 बना है उसके बाद N2 माइनस बनी है, ये मैंने क्लास में भी बोला था. तो इसलिए वो 14 इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉलो करोगे. बाकी तो इजी ही था, है ना. आधे आधे नंबर की दो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने थे, दो बॉन्ड ऑर्डर निकालने थे, उसके लिए 2 नंबर था. 3 नंबर क्वेश्चन था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दिखाना था हमें स्क्वायर प्लानर में. लेकिन क्वेश्चन देखो 3 नंबर की क्वेश्चन में मैंने लिखा था डिस्कस इन डिटेल.
तो पहले क्या करना था, पूरे मार्क के लिए मैं बता रहा हूं, पहले पांचों डी ऑर्बिटल की फिगर बनाने थे, फिर हमें दिखाना था कि स्क्वायर पिरामिडल में, सॉरी स्क्वायर प्लानर में क्यों ऐसे इस तरह की स्प्लिटिंग हो रहा है। अगर स्प्लिटिंग तुम लोगों को याद है, पहले ऑक्टाहेड्रल जैसा T2G और EG होगा, मतलब नीचे DXY, DYG एंड DGX आएगा, ऊपर DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा और DG स्क्वायर आएगा। लेकिन ये फर्दर स्प्लिट होंगे, ये तुम लोगों को क्लियरली बताना था कि स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जी एक्सिस की दोनों लाइगैंड को उठा लेते हैं, मतलब उन दोनों लाइगैंड चला जाता है। इसलिए डी जी ऑर्बिटल में जो भी, सॉरी जी एक्सिस पे जो भी ऑर्बिटल है उनका मिनिमम रिपल्शन होगा, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फर्दर स्प्लिट हो जाएगा और उसी तरह से T2G भी फर्दर स्प्लिट हो जाएगा। तो ये सारे रीजन दे के लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? पता नहीं इधर दिखा दिखा रहा है। तो ये पहला स्प्लिट होगा ऑक्टाहेड्रल में और ये स्प्लिट होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा और ये इतना नीचे आ जाएगा उसका ऊपर चला जाएगा। तो ये जहां पे भी तो इसको एक्सप्लेन करना था पूरे के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया 3 नंबर की क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ओके, 4th नंबर क्वेश्चन था सिंपल, 2 नंबर की क्वेश्चन था, पूछा था मैंने कि कॉन्सेप्ट बताना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और फॉर मेन ग्रुप केमिस्ट्री एंड मेटल कॉम्प्लेक्सेस। उसके लिए हमें क्या बोलना था कि देखो, जब जो है वो मोस्टली डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पे। हमें हाइब्रिडाइजेशन से पता चलता था कि किस तरह की स्ट्रक्चर होंगे कॉम्प्लेक्स का, ये मेटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। तो हाइब्रिडाइजेशन जब मेटल कॉम्प्लेक्स की डी ऑर्बिटल में होते हैं, दोबारा बुक्स में जाके देख लेना, जब डी ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन होते हैं मेटल कॉम्प्लेक्स में, मेन ग्रुप में बाद में आता हूं, तो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है एम्प्टी डी ऑर्बिटल के बीच में, है ना। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो दोनों इलेक्ट्रॉन आते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन लाइगैंड की तरफ से आते हैं और लाइगैंड की तरफ से वो इलेक्ट्रॉन आने से पहले डी ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन होता है और वो हाइब्रिडाइजेशन एम्प्टी डी ऑर्बिटल की होती है मेटल कॉम्प्लेक्स में। लेकिन जो मेन ग्रुप केमिस्ट्री है, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है, जैसे मीथेन हो गया या फिर PCl5 हो गया, तो उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, उनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनमें से ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं जो क्या कहना चाहता हूं? नहीं आ रही है तो फिर दोबारा बताऊंगा मैं। आ रही है? आ रही है सर। हाँ। तो जो मेन ग्रुप केमिस्ट्री में जो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन होता है, वहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल में ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तब जाके वो हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। यहाँ पे केस डिफरेंट था मेटल कॉम्प्लेक्स में, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो एम्प्टी डी ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन होता है और एम्प्टी डी ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद फिर लाइगैंड के साथ ओवरलैपिंग होता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लाइगैंड से आते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था दोनों के बीच में। ठीक है, 5 नंबर तो इजी था, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी थी। ऐसे ही आधे आधे नंबर की क्वेश्चन था। पहले क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी लगाना, क्वेश्चन दोनों ही सिंपल दिया था। पहला कौन सा स्ट्रक्चर था, कोई मुझे बता देगा? कॉपर Cl4 2 माइनस का। चलो कोई नहीं, वो टेट्राहेड्रल था, स्क्वायर प्लैनर नहीं था।
वही तो हमने बार बार पढ़ा कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो सबसे ज्यादा होता है स्क्वायर प्लानर में, उसके बाद आता है ऑक्टाहेड्रल, सबसे लो होता है टेट्राहेड्रल का। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जब सबसे कम होता है तो टेट्राहेड्रल तो वही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे जिसमें लाइगैंड सबसे वीक है। क्लोरीन जो है वो सबसे वीकेस्ट लाइगैंड था, अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक बार जाके देखोगे तो स्क्वायर प्लेनर हो ही नहीं सकता। तो ये टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल हो जाएगा तो फिर तुम्हें स्प्लिटिंग पता है, नीचे ईजी आएगा, ऊपर T2G जाएगा। ठीक है ना। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, D9 सिस्टम। बस तुम्हें इलेक्ट्रॉन बैठाना है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेनी है। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी तो हमको पता है ना। जो नीचे आएगा वो क्या होगा, वो -0.6, और जो ऊपर जाएगा वो +0.4 टेट्राहेड्रल के केस में। दूसरा सिंपल था, दूसरा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि जो EN है वो एब्रिविएशन मैंने लिख दिया है इथिलीन डाइयामीन। तो इथिलीन डाइयामीन बाइडेंटेट लाइगैंड है। तो अगर 3 है तो टोटल लाइगैंड कितने हो गए, 6 हो गए। तो वो हो गया ऑक्टाहेड्रल। उसकी शेप में या स्ट्रक्चर में तो कोई कंफ्यूजन थी ही नहीं। अब कंफ्यूजन होगी कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है या फिर वीक फील्ड लाइगैंड है। अगर तुमको याद होगा मैंने बताया था कि जो NH3 और वाटर उनके ऊपर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड की जो CFAC या मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वही होगा। इसमें काफी सारे बच्चे गलती कर गए। 6th क्वेश्चन था पाई टू सिग्मा स्टार और सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता क्यों नहीं है। वो आएगा तुम्हारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का लापोटी सिलेक्शन रूल में। लापोटी सिलेक्शन रूल में क्या कहता है कि हमारी जो ट्रांजिशन होता है वो जीरेड टू जीरेड में या फिर अनजीरेड टू अनजीरेड में नहीं होना। ये या तो जीरेड टू अनजीरेड होगा या फिर अनजीरेड टू जीरेड होगा। और मैंने बताया था कि जीरेड अनजीरेड भी क्या है। जीरेड वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका सेंटर ऑफ सिमेट्री रहता है, अनजीरेड मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहता। तो हमें 2 बार 180 डिग्री में अगर रोटेट करेंगे, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, तो तुम देखोगे कि पाई टू सिग्मा स्टार एंड सिग्मा टू पाई स्टार में तुम्हारी जीरेड टू अनजीरेड या फिर अनजीरेड टू जीरेड नहीं हो रहा है। तो वो फॉरवर्डिंग ट्रांजिशन है, उसको एक्सप्लेन करना था। ठीक है। उसके बाद आ गया 7th नंबर की। वो तो बस एग्जाम्पल लेके तुमको बताना था। 3 नंबर की क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल हमने क्लास में किया था वही। वो कौन सा था, वो था इथिलीन और 1,3 ब्यूटाडाइन में। और उसमें क्लियरली लिख भी दिया है कि वेव फंक्शन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, बेग योर पार्डन, ये दोनों हमें ड्रॉ करने थे। तो चार दो आ जाएंगे तुम्हारी इथिलीन में, है ना। प्लस प्लस और माइनस माइनस, प्लस माइनस और प्लस प्लस, माइनस माइनस, और दूसरा आ जाएगा तुम्हारी प्लस माइनस। तो ये हो जाता है उसमें होमो और लूमो, है ना। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन जो 1,3 ब्यूटाडाइन में आएगा उसमें इस तरह से 4 बनाने थे, है ना। याद है ना, प्लस 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 माइनस माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस। इस तरह से पहले वेव ऑर्बिटल ड्रॉ करने थे साई फंक्शन। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करके दिखाना था कि वहां पे कैसे होमो और लोमो के बीच में गैप कम हो गया। इसको पूरा करते तो पूरा नंबर मिलता। 8 नंबर की क्वेश्चन था 1500 से 400 के बीच में क्यों फिंगरप्रिंट। वो मैंने बताया था कि 2 तरह की ग्रुप में डिवाइड होता है पूरा IR रेंज, जो 400 से 4000 कहते हैं हम। 1500 से 4000 को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, 400 से 1500 को हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो दो कंपाउंड एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली मैच करते हैं, मतलब उन दोनों का सेम फंक्शनल ग्रुप रहता है, लेकिन ओनली वेरीज बाय सिंपल नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम।
उन मॉलिक्यूल को हमें फंक्शनल ग्रुप रीजन की बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। उनके लिए हमें 400 टू 1500 रेंज को लेना पड़ेगा। उसका भी रीजन है। उसका रीजन ये है कि 400 से 1500 की रेंज में जो वाइब्रेशंस आते हैं वो मोस्टली सीसी और सीएच का बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं। तो जैसे कि कोई इथेनॉल और मिथेनॉल को डिफरेंशिएट करना चाहेगा, दोनों में सेम मॉलिक्यूलर सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो सिर्फ कार्बन और कार्बन या फिर कार्बन और हाइड्रोजन की बेंडिंग वाइब्रेशन की बेसिस पे ही डिफरेंशिएट करेगा। तो उसी रीजन ज्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं उन मॉलिक्यूल को एक दूसरे से अलग करने के लिए जो मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। तो ये एक्सप्लेन करना चाहिए था। फॉर्मी रेजोनेंस एक ही नंबर का क्वेश्चन था, वो सिंपल था। फॉर्मी रेजोनेंस वो होता है जब तुम्हारी कोई भी ओवरटोन और रेगुलर जो वाइब्रेशन होता है, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक फंडामेंटल वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, फंडामेंटल वाइब्रेशन से किसी भी दूसरे फंडामेंटल के वाइब्रेशन की ओवरटोन के साथ जब एनर्जी मिक्सअप होता है या फिर एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो एक पीक बड़ा हो जाता है, एक पीक छोटा हो जाता है, तो उसको फॉर्मी रेजोनेंस बोलते हैं। 10 नंबर की क्वेश्चन और भी सिंपल था, है ना। ये बताना था, काफी बच्चों ने सही भी किया, काफी बच्चों ने गलत भी कर दिया। इसको पहले नंबर को देखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं था। ये जो था, ये था पहले हमारी, इसका बेस वैल्यू कितना था, 214 या 215 था, 215, है ना। हो कि नहीं हो तुम लोग, यस सर। है ना। इसके बाद तो और कुछ था ही नहीं इसमें। इसमें रिंग रेसिड्यू गिनना था, कितना रिंग रेसिड्यू है, एक, दो, दो से ज्यादा रिंग रेसिड्यू है ही नहीं, है ना। और इसमें कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड था, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, बस उतना ही करना था। दूसरे में थोड़ा कंफ्यूजन तो कर दिया था, लेकिन फिर भी तुम्हें आराम से निकाल सकते थे। पहले मैंने बताया था कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा लैम्बडा मैक्स देगा उसको हमें पिक करना है, और हमारी सिलेबस में डाइन ही है, इसलिए हमें पेरेंट वैल्यू लेना था 253। ठीक है ना, उसको पहले चूज करना था 253। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास दो एक्सटेंडेड कंजुगेशन था, कौन सा, ये वाला और ये वाला। तो उसके लिए हमें 60 ऐड कर देनी थी। उसके बाद क्या था, उसके बाद हमें रिंग रेसिड्यू डिसाइड करना था। यहीं पे बच्चों ने गलती किया है। देखो, अगर हमने इसको पेरेंट डाइन मान लिया है तो रिंग रेसिड्यू कितने आएंगे मैं गिनता हूं। देखो, ये एक रिंग रेसिड्यू हो गया, ये एक रिंग रेसिड्यू हो गया, दो हो गए, ठीक है ना। ये एक रिंग रेसिड्यू हो गया, ये एक रिंग रेसिड्यू हो गया, चार हो गए। और तो रिंग रेसिड्यू है ही नहीं हमारे पास। कुछ बच्चों ने इसको भी माना है, लेकिन ये कैसे होगा रिंग रेसिड्यू, ये तो लगा हुआ है किसी, जो हमने डाइन सिस्टम लिया है वो नहीं है, तो इसलिए वो रिंग रेसिड्यू नहीं होगा। तो रिंग रेसिड्यू चार थे, ठीक है, उसका वैल्यू 20 दे दिया। अब बच्चों ने और कहाँ गलती किया है, गलती किया है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए। देखो, इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक है, एक हो गया। इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक है, दो हो गया। इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक है, तीन हो गया। और कहाँ है, और कोई है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड? नो सर। ठीक है ना, इस रिंग के लिए ये हो गया, इस रिंग के लिए ये हो गया, इस रिंग के लिए ये हो गया। तो इतना ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, बस मिला देते 15, वही वैल्यू आ जाता। इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन यही था कि इसको पहले सिलेक्ट करना था, एक ही एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, लेकिन इसमें रिंग रेसिड्यू ज्यादा आ जाते हैं। कौन सा है, ये रिंग रेसिड्यू आ गया, ये भी रिंग रेसिड्यू आ गया। अब ये भी रिंग रेसिड्यू आ गया, और ये भी रिंग रेसिड्यू आ गया, और ये भी रिंग रेसिड्यू आ गया। तो इसमें एक रिंग रेसिड्यू बढ़ गया, मतलब 5 रिंग रेसिड्यू हो गया।
और इसमें क्या डिफरेंस था, इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी बढ़ जाए। देखो ये जो रिंग को सिलेक्ट करूंगा इसके लिए ये भी एक्सोसाइक्लिक होगा, ये भी एक्सोसाइक्लिक होगा। जब बीच वाले रिंग को सिलेक्ट करूंगा इसके लिए ये एक्सोसाइक्लिक होगा, और जब इस रिंग को सिलेक्ट करूंगा तो इसके लिए ये भी एक्सोसाइक्लिक होगा। तो इसमें 4 एक्सोसाइक्लिक हो गए जहां पे बच्चों ने गलती किया है। समझ में आ गया? 11 नंबर की क्वेश्चन सिंपल था, ये मैंने क्लास में भी एक बार करवाया था। 2 नंबर की क्वेश्चन था तो दोनों डिफरेंशिएशन लिखने थे हमें। तो दोनों डिफरेंशिएशन क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड में तुम्हें 3 तरह की CH बॉन्ड मिलेंगे, लेकिन कीटोन में सिर्फ 2 ही तरह की CH बॉन्ड मिलेंगे, क्योंकि वो आइडेंटिकल हो गया, सॉरी सिमेट्रिकल हो गया। ये एक पॉइंट लिखना था, मतलब दोनों को एक दूसरे से अलग करना था हमें CH बॉन्ड के बेसिस पे। दूसरा आ गया कार्बोनिल का। कार्बोनिल को हमें पता है कि जो कीटोन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन जो एल्डिहाइड है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इसलिए यही लिखना था कि जो C डबल बॉन्ड O का फंडामेंटल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी आएगा वो एल्डिहाइड में ज्यादा आएगा इन कंपैरिजन कीटोन। ये एक पॉइंट हो गया, और CH वाला दूसरा पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट लिखोगे तो पूरा मार्क मिलेगा। चौथा वाला और भी इजी था, है ना। ये एग्जाम्पल क्लास में भी एक बार करवाया था मैंने, मेरे को याद है। ये सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे जो OCH3 ग्रुप लगा है वो डायरेक्टली अटैच है कार्बोनिल को। उसके बाद ये आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन ये डायरेक्टली लगा है पहला वाला, और तीसरा वाला जो है वो 4 कार्बन छोड़ के लगा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारी 1, ये हो जाएगा तुम्हारी 2, ये हो जाएगा तुम्हारी 3, ये हो जाएगा तुम्हारी 4। लेकिन उसका रीजन देना था, तो यही जो मैंने बताया कि 1 और 3 2 को, सॉरी 1 और 3 के जब कंपेयर करेंगे दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन एक इमीडिएटली लगा है अल्फा पोजीशन में, दूसरा 4 कार्बन छोड़ के लगा है। तो उसकी वजह से जो कार्बन, मतलब कौन सा कार्बन कह रहा हूँ, कार्बोनिल की जो कार्बन है उसमें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव डेवलप करेगा, तो इस केस में ज्यादा करेगा इन कंपैरिजन टू 3। और इन दोनों का तो सिंपल था, एक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो पहले ऑर्डर लिखना था, उसके लिए 1 नंबर है, और फिर उसके बाद उसके रीजन एक्सप्लेन करना था, उसके लिए 1 नंबर है। तो इसको पूरा लिखते तो नंबर मिलता। और एक बात मैं बता दूं, क्योंकि ऑनलाइन के एग्जाम होता है तो हमको पता भी होता है कि बच्चों को असिस्टेंस मिल जाता है, इसलिए क्वेश्चन इतना लंबा कर दिया जाता है। क्योंकि किसी और जगह पे तो हम जॉज करना है, तो या तो टाइम कम करो, ठीक है, या तो फिर आप क्वेश्चन डिफिकल्ट करो। मैं क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं करता, मैं वही क्वेश्चन डालता हूँ जो क्लास में मैंने समझाया। अगर तुम मन लगा के ध्यान से वो क्लास अटेंड करते होंगे और सुनते होंगे तो इजीली सारे क्वेश्चन की जवाब दे पाओगे। 15 मिनट एक्स्ट्रा भी दिया था उसको अपलोड करने के लिए। किसी बच्चे का मैंने उस दिन काफी सारे बच्चे कह रहे थे हमारे लेट हो गया सर, 5 मिनट लेट हो गया, प्लीज कंसिडर कर लो, 10 मिनट लेट हो गया। मैं सबका कंसिडर किया हूँ, किसी का नहीं काटा। लेकिन ये ध्यान रहे, जब -2 होगा तो जो टाइम दिया जा रहा है उसके बीच में तुमको अपलोड करना है। नेक्स्ट टाइम अगर किसी का 1 ही मिनट भी लेट हो गया किसकी वजह से, तो उस दिन मुझे मत बोलना कि सर मेरे कंसिडर कर लीजिए, नहीं करूंगा, मैं पहले बता देता हूँ। किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, पूछो मुझे। अब तो तुम लोगों को पता चल गया होगा क्योंकि नंबर क्यों कम है। सर एक क्वेश्चन नंबर एक बार 4 और बता दीजिए। 1 और 4, क्वेश्चन 4 केवल। क्वेश्चन 4 के, ठीक है। मैं एक स्लाइड देख के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, तुम क्वेश्चन नंबर याद रखना, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है।
ये दिख रहा है स्लाइड अभी मैंने शेयर किया? Yes, sir. तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हाइब्रिडाइजेशन दिखाया गया है। किसमें दिखाया गया है? ये मेटल कॉम्प्लेक्स में दिखाया गया है ना। तो देखो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तो जो D2sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ, पहले क्या हुआ, इनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ है ना। इनका जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ, वो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वैकेंट d ऑर्बिटल क्रोमियम का। ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये सारे जो 6 के 6 फिल हो गए, ये 6 NH3 ग्रुप से आए हैं। NH3 जो तुम्हारी लाइगैंड है। तो इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, वो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वैकेंट d ऑर्बिटल के बीच में। ठीक है। अगर उसके साथ में कंपेयर करूंगा मीथेन मॉलिक्यूल को, है ना, तो मीथेन मॉलिक्यूल के भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुए थे। ठीक है। कौन सा? ये वाले देखो। अब इनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो क्या एम्प्टी ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन हुआ? नहीं हुआ। वो उन ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन हुआ था जिनमें से ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। उसी केस में PCl5 देख लो। जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो हुआ एक इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में एटॉमिक ऑर्बिटलों का। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स आया, कॉम्प्लेक्स की जो मेटल कॉम्प्लेक्स की जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो हुआ एम्प्टी ऑर्बिटल की। समझ में आ गया? यस सर। और किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन में और एक बार जाऊं क्या? यस सर। हाँ बोलो। अरे कल कितने बजे है PTM? टाइम तुमको बताया गया है? 3 से 5, sir. 3 से 5 आफ्टरनून में, है ना? Yes, sir. ठीक है ठीक है। तो 2 से 5 है, 3 आवर्स की है। अच्छा 2 से 5 है, ठीक है। यस सर 12 सर। हाँ तो यहाँ पे पहले तुम्हें ऑर्डर लिखना था, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा वेब नंबर पे पीक आएगा C++O की, तो C++O की तो पीक मेंशन कर दिया गया, तो उसी को लिखना था। तो उसको देखो ये 1 2 3 4 ये उसका ऑर्डर है। जो IR है वहां पे क्या है, वहां पे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तुम अगर याद अगर होगा तो न्यू बार वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K/μ। याद है? K क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट होता है किसी बॉन्ड का। और म्यू जो होता है वो रिड्यूस्ड मास होता है ना। रिड्यूस्ड मास इज इक्वल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। याद है ना? तो हमने किसकी बात कर रहे हैं? हम C++O की बात कर रहे हैं। तो चारों में C++O ही प्रेजेंट है, इसलिए जो म्यू है, जो रिड्यूस्ड मास है डिनोमिनेटर में, वो तो सेम हो गया चारों के लिए। तो इसलिए जो फ्रीक्वेंसी था वो डायरेक्टली तुम्हारी फोर्स कांस्टेंट मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितना था हमारी C++O में? और बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस लिए था? वो इसलिए था क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, इतना तो समझते हो तुम लोग। तो ऑक्सीजन वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये एक्वायर कर लेगा, और कार्बन से वो दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इसलिए कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो उनके बीच में अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होगा, बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। तो इसके लिए हमें देखना था कि सारे केस में कहां पे कार्बन की पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली ज्यादा है और कहां पे कंपैरेटिवली कम है। ठीक है ना? देखो ये जो ग्रुप लगा है ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन ये जो लगा है वो पहले ही कार्बन पे लग गया है, मतलब अल्फा पोजीशन पे लग गया, और ये 4 कार्बन आटम छोड़ के लगा है। तो जो नाइट्रो का इलेक्ट्रॉन, हालांकि नाइट्रो का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी OCH3 की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी से ज्यादा है, ये पहले भी मैंने बताया, लेकिन वो दूर है।
इसलिए उसका इम्पैक्ट कम हो गया। तो पहले माइनस एम भी तो लग सकता कौन? है, माइनस एम भी तो लग सकता है NO2 की वजह से। मैंने मना तो नहीं कर रहा हूँ, माइनस में लग सकता है, लेकिन किसी भी इफेक्ट जब देखते हैं तो जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है हम उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, मैंने एक छोटा सा जोक सपाटे का एग्जांपल दिया था। अगर कोई चीज तुम्हें मानो दिल्ली में 2000 में मिल रहा है और चंडीगढ़ में 1500 में मिल रहा है, और तुम चंडीगढ़ में बैठे हो, तो क्या तुम, सॉरी उल्टा कह दिया, चंडीगढ़ में 2000 में मिल रहा है, दिल्ली में 1500 में मिल रहा है, और तुम चंडीगढ़ में बैठे हो, तो क्या तुम आओगे दिल्ली लेने के लिए? नहीं आओगे। तो ये जो, लेकिन माइनस एम इफेक्ट सर डिस्टेंस पे डिपेंड तो नहीं करता। अब तुम अगर इतने भी पूछ लिए हो तो फिर बता दो कि माइनस एम इफेक्ट क्या है। नहीं, डिस्टेंस पे हाँ, डिपेंड केवल प्लस आई और माइनस आई करता है। मैं समझ गया, तो फिर माइनस आई इफेक्ट क्या है ये तो बता दो। माइनस एम इफेक्ट कहाँ पे है? NO2 से सर। NO2 से कैसे होगा? वो तो फिर तीनों डबल बॉन्ड के थ्रू में होगा, होगा ना? मेजोरिटी इफेक्ट कह रहा है ना, तो तीनों डबल बॉन्ड के थ्रू में आएगा ना, ऐसा ही घूमेगा ना, ये ऐसे ही घूमेगा ना ये। हम्म, मेरी आवाज आ रही है? तुम्हारी आवाज तो आ नहीं रही है। ठीक है, बाकी सारे खुद को म्यूट कर लो, उसका आवाज इको हो रहा है। तो वो सिचुएशन तो पहले कंडीशन पे क्या नहीं है, वो भी मेजोरिटी की इफेक्ट शो करेगा, नहीं करेगा? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो वो दोनों एक दूसरे को काउंटर करेंगे। अब क्लियर हो गया तुम्हारी क्वेश्चन? है होपफुली तुम्हारी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यस सर। और 3 और 4 में तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, सिंपल था, है ना? अब जो सुबह बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन नंबर कम हो जाएगा, तो इसी की वजह से, छोटे छोटे गलती की वजह से नंबर थोड़ा कम हो जाता है। सर एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन नंबर 2 में, हम्म, सर वो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे आपके पेपर में तो माइनस मैं चार्ज है समझ NO2 मैं पे। समझ गया, मैं समझ गया। म्यूट कर लो खुद को। अब देखो, कुछ बच्चों का N2 माइनस आया है, कुछ बच्चों का N2 आया है, यही यही प्रॉब्लम था। यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मेरे तरफ से तो मैंने तो वही क्वेश्चन भेजा था। हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ बच्चों का N2 माइनस आ गया, कोई बच्चों का N2 प्लस आ गया। आधे नंबर की क्वेश्चन था वो, है ना? एक काम करता हूं, सारे खुश हो जाओगे। जितने भी नंबर तुम लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है, सबका एक एक नंबर में बढ़ा दूंगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो क्वेश्चन में कोई किया है या नहीं किया है। आधे नंबर की क्वेश्चन है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन सबकी एक एक एडिशनल नंबर में दे दूंगा। खुश? Thank you, sir. थैंक यू सर। ठीक है, सबकी जिसका जो भी नंबर आया, सबकी एक एक नंबर में ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब अच्छे से तैयारी करो -2 के लिए।
कल अगर 2 से 5 तुम्हारी पीटीएम है तो सुबह कोई टाइम होगा क्या फ्री तुम लोगों के पास? एक क्लास ले लेते हैं। सर कल पहले एक्स्ट्रा क्लास ले रही है प्रोग्रामिंग वाली मैम। अच्छा तुम बताओ बस टाइम होगा या नहीं होगा। देखो 2 से 5 तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को ऑक्यूपाई रहना पड़ेगा पीटीएम के लिए। सुबह होगा या नहीं होगा बस मुझे इतना बता दो। सर 9:45 वाला स्लॉट देख लो। मैं ले लूंगा। तुम लोगों के पास फ्री है कि नहीं बताओ। तुम बताओगे कोई बच्चा बताएगा नहीं है तो तुम आपस में डिसाइड करके मेरे को शाम तक 9:45 में है। सर शाम को ग्रुप बता देंगे सर। हाँ ग्रुप में बस लिख देना कि सर कल पॉसिबल होगा या पॉसिबल नहीं। ठीक है ओके सर। सर मार्क्स कब बता रहे हो? मार्क्स में आज ही बता दूंगा। अभी बताओ तो बता दूंगा। ठीक है मैं बता दो सर। 15-20 मिनट में शेयर कर दूं सबको या इंडिविजुअली बताऊं? सर ग्रुप पे ही डाल देना। ठीक है किसी को अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं ग्रुप